केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राजनीतिक नेताओं को अपने भाषण देने से पहले अपने विचारों में सुधार करने की जरूरत है और उन्हें देश में भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। अदालत ने ये भी कहा कि नेता वैचारिक सिद्धांतों पर चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन आपसी सम्मान और संविधान के मूल्यों का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए सुझाव दिया है कि अगर कोई नई याचिका दायर करनी है तो वो निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ तरीके से होनी चाहिए, न कि किसी एक पक्ष विशेष पर आधारित। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि भाषण की जड़ विचार होती है और देश में संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप विचारों को बढ़ावा देना ही जरूरी है। असम की राजनीति में बड़े बदलाव के बीच पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा जल्द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने घोषणा की कि बोरा 22 फरवरी को भाजपा की सदस्यता लेंगे। ये मुलाकात बोरा के घर गुवाहाटी के घोरामारा इलाके में हुई थी, जिसमें उनकी पत्नी और बेटे ने भी सीएम का आरटी से स्वागत किया। बोरा ने एक दिन पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अब भाजपा में शामिल होने की तैयारियां चल रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोरा के साथ कई दूसरे कांग्रेस नेता भी भाजपा में जा सकते हैं, जिससे असम की सियासी दिशा में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला रद्द कर दिया है, जो 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान कांग्रेस के प्रचार में इस्तेमाल किए गए 40% कमीशन वाले विज्ञापन से जुड़ा था। भाजपा नेता केशव प्रसाद की याचिका में आरोप लगाया गया था कि ये विज्ञापन भाजपा और उसके नेताओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाता है, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और इसलिए याचिका को खारिज कर दिया। अदालत का ये फैसला राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत प्रदान करता है। उत्तराखंड में आगामी बजट सत्र की तैयारियां पूरी हो गई हैं और गैरसैंण भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में ये सत्र 9 मार्च से 13 मार्च 2026 तक आयोजित होगा। इस सत्र में 11 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे, जो 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले इस सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। इसलिए इसे राजनीति और विकास एजेंडा दोनों के लिहाज से खास माना जा रहा है। सत्र के दौरान विपक्ष और पक्ष दोनों के विधायक विकास, रोजगार, आधारभूत ढांचा और क्षेत्रीय मुद्दों पर बहस करेंगे, जबकि सरकार बजट में नई योजनाओं और प्राथमिकताओं को सामने रखेगी। किला रायपुर ग्रामीण ओलंपिक में 11 साल बाद बैलगाड़ी दौड़ की वापसी हुई है, जो लुधियाना की ग्रामीण खेलों का एक बेहद लोकप्रिय आकर्षण है। ये दौड़ पहले 2014 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बंद हो गई थी, लेकिन अब पंजाब सरकार और आयोजकों ने कानूनी बदलाव और नियमों के साथ इसे फिर से शुरू किया है। इस बार प्रतियोगिता में शीर्ष विजेताओं को 2.5 लाख रुपए तक का पुरस्कार मिल रहा है, जिससे स्थानीय ग्रामीण खेल प्रेमियों और प्रतिभागियों में उत्साह का माहौल है। 3 दिन तक चलने वाले इस ग्रामीण ओलंपिक में बैलगाड़ी दौड़ के अलावा कबड्डी, हॉकी और अन्य पारंपरिक खेल भी शामिल हैं और लोगों ने इस ऐतिहासिक परंपरा की वापसी का स्वागत किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लेकर मोहाली में एक गंभीर धमकी भरा ईमेल मिला है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें खतरनाक केमिकल पोलोनियम से संक्रमित कर दिया गया है और अगर वो बच गए तो उनका अंजाम पूर्व सीएम बेअंत सिंह जैसा होगा। धमकी में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल, जहां मान इलाज के लिए भर्ती हैं, और आसपास के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की चेतावनी भी दी गई, जिससे सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और पुलिस तथा बम निरोधक दस्ते ने अस्पताल व स्कूल परिसरों की गहन तलाशी शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक किसी सबूत के मिलने की पुष्टि नहीं हुई है और सुरक्षा बल सावधान उपाय कर रहे हैं। जेईई मेन 2026 सेशन 1 के नतीजे जारी हो गए हैं, जिसमें इंदौर मध्य प्रदेश के रिद्धेश बेंडाले ने 99.99% अंक पाकर मध्य प्रदेश टॉपर बनने का गौरव हासिल किया है और इंदौर की अनुष्का अग्रवाल गर्ल्स टॉपर रहीं। इस बार देश भर में कुल 12 छात्रों ने 100% स्कोर किया है, जिसमें दिल्ली, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान, ओडिशा, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात और तेलंगाना जैसे राज्यों के छात्र शामिल हैं। जेईई मेन 2026 में ये रिजल्ट बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है और अब छात्रों की निगाहें जेईई एडवांस परीक्षाओं पर हैं। बांग्लादेश में हालिया आम चुनावों के बाद तारिक रहमान ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। उनकी अगुवाई में 49 सदस्यीय मंत्रिमंडल का गठन किया गया है, जिसमें सामाजिक संतुलन का ध्यान रखते हुए एक हिंदू और एक बौद्ध मंत्री को भी शामिल किया गया है। नई सरकार बनने के बाद भारत बांग्लादेश संबंधों को लेकर भी सकारात्मक संकेत मिले हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारिक रहमान को बधाई देते हुए भारत आने का न्योता दिया है और दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने की उम्मीद जताई है। ये घटनाक्रम दक्षिण एशिया की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव माना जा रहा है। बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान के पिता और वरिष्ठ पटकथा लेखक सलीम खान की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों ने बताया है कि उनकी हाल फिलहाल की स्थिति स्थिर है और उन्हें विशेषज्ञों की टीम की निगरानी में रखा गया है। मुख्यमंत्री और परिवार के कई सदस्य, जिनमें सलमान के अलावा उनकी बेटी अलवीरा खान, दामाद अतुल अग्निहोत्री और अन्य रिश्तेदार भी अस्पताल आए तथा उनका हालचाल जाना। अस्पताल की तरफ से आगे स्वास्थ्य अपडेट और प्रेस बुलेटिन देने की बात कही गई है। चेक बाउंस मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री अमीषा पटेल के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला एक पुराने वित्तीय विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है, जिसमें तय तारीख पर पेश न होने के कारण कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया। हालांकि अमीषा पटेल ने सफाई देते हुए कहा है कि ये मामला पहले ही सुलझ चुका है और उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई अनुचित है। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले के खिलाफ कानूनी कदम उठाएंगी और अपने पक्ष को अदालत में स्पष्ट करेंगी।
फिल्म द केरल स्टोरी 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसमें 3 राज्यों की 3 अलग-अलग कहानियां दिखाई गई हैं और मुख्य रूप से प्यार के नाम पर धर्मांतरण और उससे जुड़े विषय उठाए गए हैं। इस ट्विस्ट भरी थ्रिलर में अलग-अलग पात्रों के जीवन, संघर्ष और सामाजिक मुद्दों को दर्शाया गया है, जिससे दर्शकों में फिल्म को लेकर उत्सुकता बढ़ गई है। फिल्म को 27 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने की तारीख भी घोषित कर दी गई है और इसके प्रमोशन के लिए निर्माताओं ने ट्रेलर में कई महत्वपूर्ण दृश्यों को दिखाया है। T20 विश्व कप 2026 के सुपर 8 चरण में टीम इंडिया ने क्वालिफाई कर लिया है और अब उसका सामना दक्षिण अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे जैसी टीमों से होगा। इस दौर में ऑस्ट्रेलिया का सफर समाप्त हो गया है, जिससे जिम्बाब्वे को भारत के ग्रुप में जगह मिल गई है। टीम इंडिया का सुपर 8 शेड्यूल भी तय हो गया है। 22 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से अहमदाबाद में, 26 फरवरी को चेन्नई में जिम्बाब्वे से और 1 मार्च को कोलकाता में वेस्ट इंडीज से मुकाबला होगा। और अब भारतीय टीम सेमीफाइनल की राह मजबूत करने के लिए इन मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य तय किया है और इसी दिशा में देश को AI सुपर पावर बनाने पर काम किया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रोजगार खत्म नहीं होंगे, बल्कि नई स्किल्स और नए अवसर पैदा होंगे। पीएम ने कहा कि तकनीक का उद्देश्य केवल मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज के हर वर्ग का कल्याण और सबकी खुशी सुनिश्चित करना होना चाहिए। भारत AI को जिम्मेदारी और मानवीय मूल्यों के साथ आगे बढ़ाएगा ताकि इसका लाभ देश के आम लोगों तक पहुंचे। शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली और BSE सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 83,450 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 50 में भी 42 अंकों की तेजी रही। कारोबार के दौरान बैंकिंग और IT शेयरों में खरीदारी का रुझान दिखा, जिससे बाजार को सहारा मिला। निवेशकों की सकारात्मक धारणा और चुनिंदा सेक्टर्स में मजबूत प्रदर्शन के चलते प्रमुख सूचकांक बढ़त के साथ बंद हुए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 11 मार्च को राज्य का बजट पेश करेंगे। ये 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार का आखिरी पूर्ण बजट होगा। विधानसभा सत्र 9 मार्च से गैरसैंण में शुरू होगा, जहां बजट सहित विभिन्न अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सरकार से इस बजट में विकास योजनाओं, बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी घोषणाओं पर विशेष फोकस की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तराखंड के बनभूलपुरा क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तावित सुनवाई से पहले पुलिस ने एक बर्खास्त शिक्षक के घर छापेमारी कर हथियार बरामद किए हैं। तलाशी के दौरान घर से AK-47 का एक कारतूस मिला, जिसके बाद आरोपी को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी पॉक्सो एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और बरामद कारतूस के स्रोत के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। हरिद्वार में IIT रुड़की के एक छात्र की गंगा नहर में डूबने से मौत हो गई। बताया गया है कि छात्र अपने दोस्तों के साथ नहाने गया था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो तेज बहाव में बह गया। घटना के बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया और 6 दिन की तलाश के बाद सेना की मदद से उसका शव बरामद किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। भारत के अधिकांश राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा, जहां उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक, बिजली और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं की संभावना है। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है, जबकि दक्षिणी क्षेत्रों जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा में तापमान सामान्य रहेगा। पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों जैसे बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश या कोहरा छाया रह सकता है तथा प्रमुख शहरों में तापमान इस प्रकार रहेगा: दिल्ली 19 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मुंबई 22 से 31 डिग्री सेंटीग्रेड, कोलकाता 18 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड, जयपुर 15 से 29 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के साथ KVP न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।